गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पीरियड में देखा था लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। सिविक्स का चैप्टर नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। इसका पहला भाग हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है, जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं या थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग रखते हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं हम लोग राजनीतिक दल। इस राजनीतिक दल चैप्टर के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में हम लोग कौन से महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं या उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग इस चैप्टर का पहला बिंदु हम लोग देखेंगे, राजनीतिक दल का अर्थ, अर्थात राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों आवश्यक है राजनीतिक दल किसी भी शासन व्यवस्था के लिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, उसको, उन संभावनाओं को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य या काम, द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने राजनीतिक दल, अर्थात किसी भी शासन व्यवस्था के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए या राजनीतिक व्यवस्था के लिए कितने दल होने चाहिए और कौन से कितने दल एक प्रकार से अच्छे माने जाते हैं। और विश्व में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि एक दलीय, बहुदलीय व द्विदलीय व्यवस्था के क्या लाभ है और उसकी क्या खामियां हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारत के 6 प्रमुख जो है राष्ट्रीय राजनीति मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन हम लोग करेंगे। उनकी विचारधारा, उनकी स्थापना व उन्होंने किस प्रकार से भारत में अपनी सत्ताओं में योगदान दिया है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ साथ हम लोग प्रांतीय दल का भी अध्ययन करेंगे, जिसे क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है या रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, स्टेट पार्टीज, इनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका कोई विस्तृत अध्ययन नहीं है, केवल उदाहरण के तौर पे हम लोग और उसकी व्याख्या देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे राजनीतिक दलों के लिए कौन सी चुनौतियां हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं राजनीतिक दलों में, वो उनके लिए चुनौतियां बन गई है, जिसके कारण व्यवस्था खराब होती है और बदनाम फिर व्यवस्था होती है। तो ऐसे राजनीतिक दलों के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, यानी कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, इन बिंदुओं को बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद में कुछ कानूनी प्रावधान के अलावा भी कोई नए सुझाव जो है राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 8 प्रमुख बिंदु है जो इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ, मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम लोग हमारे देश को देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हमें दिखाई देता है तो वो आता है पार्टी, यानी कि पक्ष, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। सरकार क्या है, उनकी संस्थाएं क्या है, इनके बारे में आम लोग बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं और उन्हें केवल पार्टी से मतलब, कांग्रेस ये कर रही है, बीजेपी ने ये किया, राष्ट्रीय जनता दल ने ये किया, शिवसेना ने ये किया, राष्ट्रवादी ने ये किया, यही मतलब सबसे ज्यादा लोग अगर परिचित होते हैं किसी भी व्यवस्था में तो वो होते हैं राजनीतिक दलों से। आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल होता है। उन्हें लोकतंत्र का क्या मायना है, उसके क्या तत्व है, क्या आधार है, क्या प्रिंसिपल है, इनमें कोई रुचियां नहीं होती और ना ही वो जानना चाहते। बस उनका मतलब एक इक्वेशन होता है कि राजनीति मतलब राजनीतिक दल, यही उनका इक्वेशन होता है।
सामान्यतः आम जनता संविधान या सरकार के स्वरूप के बारे में जितना नहीं जानते हैं उतना वो राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो दल लोकप्रिय है, ठीक है, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो दल लोकप्रिय है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट होता है। सच तो यह है कि अधिकतर लोग राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय भी लगते हैं, ठीक है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों के बारे में ही जानकारी रखते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि किसी भी चीज़ के लिए, मतलब अगर व्यवस्था पूर्ण रूप से असफल हो गई या कहीं पर कोई व्यवस्था कमज़ोर हो गई या कहीं पर कोई समस्या आई, तो उस समय हम लोग व्यवस्था को दोष नहीं देते हैं, उस समय केवल पार्टी को दोष देते। भाजपा ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, भाजपा अच्छी है, भाजपा बुरी है, कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस बुरी है। इस प्रकार की जो है आमतौर पर वर्तमान समय में एक तरफ हम लोग राजनीतिक दलों के बारे में ज़्यादा परिचित है, ये सच्चाई है, लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक दलों के बारे में बहुत अधिक लोगों के मन में अच्छी राय नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए वो राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। कहीं फ्लड आया तो राजनीतिक दल बदनाम, वहां की सरकार बदनाम, ठीक है। हम लोग कितना वहां कचरा डाल रहे हैं, कितना गंदगी कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। तो इस प्रकार से ये सच्ची बात ये भी है कि लोग जो है अधिकतर लोग राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार माना जाता है, ये भी सच्चाई है। दुनिया में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल पाए जाते, बहुत ही कम ऐसे गिने चुने देश है जहां पर राजनीतिक दल नहीं है, होंगी तो भी वो एक ही राजनीतिक दल है। तो लेकिन अधिकतर देशों में ये राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मूल मुद्दा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहले मुद्दे में हमने यही देखा है प्यारे बच्चों कि किसी भी देश के शासन व्यवस्था में लोग राजनीतिक दलों से अधिक परिचित होते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, और राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी रखते हुए भी वो राजनीतिक दलों को बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि देश में कुछ घटित होता है तो उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं। इस दृष्टि से वो उसे अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छी राय नहीं रखते। अब हम देखेंगे राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो चुनाव लड़ने व सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नंबर एक, राजनीतिक दल लोगों का एक संगठन, मतलब अनेक लोग इकट्ठा होकर एक संगठन बनाते हैं। तो राजनीतिक दल लोगों का एक संगठन होता है, नंबर एक। अब ये संगठन किसके लिए है, उसका उद्देश्य क्या है, तो चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करना। तो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त के उद्देश्य से ये संगठन काम करता है, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है कि जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है या उद्देश्य से गठित किया जाता है, दैट इज द राजनीतिक दल। एकदम सिंपल, दो एस्पेक्ट में, और तीसरा जो है उनका उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, तो चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्ति करना, ठीक है। उसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर ये कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, विशेषता क्या बताई मैंने पहले कि सामान्यतः राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हित, मतलब सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाते हैं और उस प्रकार के वो कार्यक्रम तय करते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का, हम क्या कहेंगे उसको, विवादास्पद माना जाता है। विवादास्पद एक विशेषता मानी जाती है कि सही मायने में क्या राजनीतिक दल सभी सामूहिक हितों के लिए काम करते हैं, या कुछ विशिष्ट क्षेत्र के लिए काम करते हैं, या कुछ विशिष्ट समुदाय के लिए करते हैं, या उनके जो अपने पहले कार्यक्रम व नीतियां होती है उसे छोड़कर सत्ता में आने के बाद में अपने कार्यक्रम अलग से वो तय करते हैं और लागू करते हैं। ये एक विवादास्पद प्रश्न है, इसके बारे में आगे एक प्रश्न है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः ये है कि राजनीतिक दल सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां व कार्यक्रम बनाते हैं।
राजनीतिक दल चुनाव जीतकर अपनी नीतियां और कार्यक्रम लागू करने का प्रयास करते हैं। ये दूसरी विशेषता है। चुनाव जीतने के बाद में जनता के सामने जो भी अपने कार्यक्रम व नीतियां लागू बताते हैं, जिसको हम लोग चुनावी वायदे कहते हैं, चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं, कि जो भी उन्होंने वायदे किए फिर बाद में उसको लागू करने का काम करते हैं। ये दूसरी विशेषता है। प्रत्येक दल यह बताने की कोशिश भी करते हैं कि उनका दल अन्य दलों से बेहतर है। मतलब हमारी दल की नीतियां अच्छी है, हमारे दल के कार्यक्रम अच्छे हैं, हमारा दल अच्छा काम करता है, अन्य दल भ्रष्टाचारी है, ऐसा वैसा है। एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते। तो हर एक दल अपने दल को अन्य दलों से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हर एक राजनीतिक दल जो होते हैं उसकी अपनी विचारधारा होती है। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। कांग्रेस किस विचारधारा पर आधारित है, भाजपा किस आधार पर है, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल है इनकी विचारधाराएं क्या है, इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर एक राजनीतिक दलों की विचारधारा होती है और यह दल किसी विशेष वर्ग या समुदाय के तरफ झुकी होती है। ये भी सच्चाई है। इनकी जो विचारधारा होती है किसी विशिष्ट वर्ग के तरफ झुकी भी होती है। जैसे भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी, मतलब वो हिंदू के तरफ झुके हुए हैं। कांग्रेस को सेकुलरिज्म, नाम के लिए सेकुलरिज्म है, लेकिन वो थोड़े झुकाव जो है मुस्लिम समुदाय के तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है। इस प्रकार की स्थितियाँ है राजनीतिक दलों की। वही अगर हम लोग कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टियों में भी वही स्थिति है। वो लोग दलित, कमजोर वर्ग, ठीक, गरीब, किसान, मजदूर, इनके हितों की ज़्यादा बात करते हैं। राजनीतिक दलों के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों। वेरी सिंपल। तो राजनीतिक दल में नेता होते हैं, कई सारे नेता, वही नेताओं का संगठन ही वो राजनीतिक दल होता है। और राजनीतिक दलों में सक्रिय सदस्य होते हैं। ये सक्रिय सदस्य का अर्थ होता है, सक्रिय सदस्य ऐसे लोग होते हैं जो उस राजनीतिक दल की, ठीक है, विधिवत सदस्यता स्वीकृत करते हैं। यानी कि उसके लिए कुछ 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपया भरकर उसका वो प्राथमिक सदस्य बनता है। दैट इज कॉल्ड सक्रिय सदस्य। और अनुयायी या समर्थक, यानी कि ये लोग सक्रिय सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन उस पार्टी की विचारधारा मानते हैं। जब चुनाव आते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई हमारी भाजपा, हमारी कांग्रेस, हमारी सीपीआई, हमारी सीपीएम, इस प्रकार के लोग, मतलब वो लोग उस विचारधारा से, उस पार्टी से जुड़े होते हैं। ऐसे समर्थक या अनुयायी ये प्रत्यक्ष रूप में पार्टी का ना काम करते हैं और ना ही पार्टी के सदस्य होते हैं। मतलब विधिवत सदस्य, कानूनी नियम के अनुसार सदस्य नहीं होते, लेकिन उनके वो समर्थक होते, उनकी विचारधारा उन्हें स्वीकृत होती है या वो मान्य करते हैं। तो ऐसे 3 प्रमुख हिस्से होते हैं राजनीतिक दल के: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। अभी हम लोग देखेंगे, जो ऊपर मैंने चर्चा की थी, कि हर एक राजनीतिक दल जो है समाज के सामूहिक हितों के लिए अपने नीतियां व कार्यक्रम बनाती है या तय करती है। तो राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर नीतियां तय करते हैं। यह एक विवादास्पद विचार है। अपने समर्थन में 3 तर्क दीजिए। ठीक है, तो ये 3 तर्क देखिए प्यारे बच्चों। नंबर 1, कि हम लोग एक ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। तो राजनीतिक दलों की नीतियां एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, अगर हर एक राजनीतिक दल ये मानते हैं कि हम सभी समाज के लिए, सभी समाज के हित के लिए हमारी नीतियां और कार्यक्रम हम बनाते हैं, तो फिर उनकी विचारधाराओं में अंतर क्यों है। जैसे अभी मैंने कहा कि भाजपा की विचारधारा जो है सांस्कृतिक हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली है, तो वही कांग्रेस की विचारधारा सेकुलरिज्म, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाली है। तो वही सीपीआई, सीपीएम वाली जो है वो थोड़ी उनकी अलग नीतियां है। उनका भी लोकतंत्र पर विश्वास है, अलगाववादियों का उनको विरोध है। ठीक है, तो इस प्रकार नए आर्थिक नीतियों का वो विरोधी है। तो फिर इन नीतियों में अंतर क्यों, इसमें सभी समाज का हित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये पहला कारण है या पहला तर्क है कि ये सच्चाई नहीं है कि सभी राजनीतिक दल समाज के सभी सामूहिक हित, क्योंकि एक किसी न किसी विशेष वर्ग के तरफ झुके होते हैं। तो जब एक वर्ग के तरफ झुके होते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सभी समाज के लिए सामूहिक हित के लिए हम नीतियां बनाते हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह है। राजनीतिक दल विशिष्ट जाति, धर्म, क्षेत्र की हितों की बात करते हैं। ये भी ये सच्चाई है। बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं विशिष्ट जाति धर्म की बातें करते हैं। जैसे बीएसपी जो है, जो दलित समुदाय है, कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, ठीक है, गरीब वर्ग है, उनके हितों की बात करती है और वो सामान्यतः
खुले तौर पे तो नहीं, लेकिन जो अमीर वर्ग जो है और उच्च वर्णीय लोग हैं उनका वो थोड़ा विरोध भी करते हैं, वो तो सीधा सीधा करते ही है विरोध। तो इस प्रकार से तो या कोई पार्टी विशिष्ट धर्म से, जैसे अभी मैंने कहा भाजपा ये सांस्कृतिक हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है, शिवसेना को हिंदुत्व वाली पार्टी मानी जाती है वो। और क्षेत्र की मतलब कुछ पार्टियां ऐसी है कि उस क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये बात होती है। तो इसमें सामूहिक हित कहाँ आ गया, इसमें तो विशिष्ट वर्ग का हित आ गया, विशिष्ट समाज का हित आ गया, विशिष्ट क्षेत्र का हित आ गया। तो ये एक तर्क है। और तीसरा है चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल अपनी नीतियां लागू करते। जहां हम लोग एक तरफ हम कहते हैं कि हर एक राजनीतिक दल संपूर्ण समाज के प्रगति के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये सत्ता में आते हैं तब वो सारी नीतियां बाजू कर देते हैं, वो अपनी दूसरी ही नीतियां वो शुरू करते हैं। और उसमें वो नीतियों में ये चीज आती है, वो विशिष्ट वर्ग के लिए, विशिष्ट धर्म के लिए या विशिष्ट क्षेत्र के लिए ही वो ज्यादा अधिक काम करते हैं। ये है अपवादात्मक या विवादास्पद विचार। अभी हम लोग देखेंगे राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें राजनीतिक दल क्यों चाहिए। तो वेरी सिंपल, हमने 4 पॉइंट निकाले हैं। इसका सीधा उत्तर आपके किताब में तो नहीं है, लेकिन काम में जो दिया है वही पॉइंट है। तो वेरी सिंपल, राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है। तो आप लोग जानते हैं राजनीतिक दलों का लक्ष्य क्या है, चुनाव लड़ना व सत्ता स्थापित करना। तो इस प्रकार से जिम्मेदार सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनती है। और एक जिम्मेदार सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव, सभी लोग चुनाव लड़ेंगे और उसमें फिर कई सारी समस्या आएगी, वो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है कानून का निर्माण करने के लिए। वेरी सिंपल, देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कानून बनाने आवश्यक होते हैं या कुछ पुराने कानून में संशोधन करना भी आवश्यक होते हैं। तो ऐसे कानून निर्माण में ये राजनीतिक दल जो है सहभागी हो, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा होती है। जब भी कोई कानून बनता है तो कानून में बहस होती है और उस बहस में हर एक पार्टी के लोग सहभागी होते हैं और एक अच्छा कानून बनाने के लिए वहां विधायिका में प्रयास किया जाता है। और इसलिए कानून के निर्माण के लिए भी राजनीतिक दल आवश्यक है। सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं सामान्यतः चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है वो सत्ताधारी दल बनता है, और बहुमत के अभाव के कारण जो सत्ता से बाहर दल होता है उसे हम लोग अपोजिशन पार्टी या विरोधी दल, और उसे हम लोग रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो विरोधी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है, सरकार को मनमानी करने से रोकता है, सरकार के गलत नीतियों की आलोचना करता है, उनका विरोध करता है, उनके खिलाफ वो आंदोलन भी करते हैं और पार्लियामेंट में प्रश्न पूछकर जवाब मांगते हैं। ये कई सारे तरीके होते हैं सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, और सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, दोनों तरफ ये नियंत्रण रखने का काम करते हैं। और आवश्यकता अगर पड़ी तो सरकार पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाती है, और अगर वो प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र भी देना होता है। तो इस प्रकार से सरकार पर नियंत्रण रखने का काम भी यही राजनीतिक दल करते हैं। देश की नीतियां एवं कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए तथा उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अब यह कैसे होती है, वेरी सिंपल, जब विधायिका में कोई भी देश के लिए कार्यक्रम या नीतियां बनाती हैं तो उसमें हर एक पार्टी के सदस्य जो चुन के जाते हैं वो सहभागी होते हैं, बहस एवं चर्चा में सहभागी होते हैं, अपने विचार वहां रखते हैं, उनके विचारों का सम्मान वहां किया जाता है, अच्छी बातों को स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार से देश के नीतियां व कार्यक्रम को निर्धारित करने में ये राजनीतिक दल जो है अपना योगदान देते ही देते हैं। और साथ साथ कि पार्लियामेंट में यानी कि विधायिका में क्या हो रहा है, कौन से निर्णय लिए गए, सरकार ने कौन से कार्यक्रम बनाए हैं और कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, उनकी जानकारियां लोगों तक, अपने क्षेत्र में ये प्रतिनिधि जाते हैं। आजकल तो जरूरी नहीं है कि क्षेत्र में जाए, मीडिया के माध्यम से कई सारी चीजें तुरंत पता चल जाती है, लेकिन यहाँ राजनीतिक दल भी अपने कार्यकर्ताओं तक इन कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं और लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाते हैं कि सरकार क्या कर रही है, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल के कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते, ये उनका मूल काम है कि राजनीतिक पदों को भरना
और जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, ये सारे पद तो है ही, और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करना ये उनका मूल काम है। तो सबसे पहला काम है चुनाव लड़ना। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड नहीं है, कि एकदम सिंपल तरीके से इसको ध्यान में रखना कि राजनीतिक दलों का काम क्या होता है, चुनाव लड़ना, वो सत्ता की प्राप्ति करना। अब थोड़ी उसमें प्रोसेस कैसी होती है उसको विस्तृत रूप में मैंने लिखा है। तो चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का प्रमुख काम है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही होता है सत्ता की प्राप्ति करना। तो राजनीतिक दलों के बीच में, उम्मीदवारों के बीच में ये चुनाव होता है। हर एक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं चुनाव में, और उसमें जो बहुमत या सबसे अधिक जिसे वोट मिलेंगे वो चुन के आता है। तो उम्मीदवार, राजनीतिक दलों के बीच के उम्मीदवारों के बीच में ये चुनाव होता है। अमेरिका में उम्मीदवारों का चुनाव जो है, अभी अलग अलग देशों में उम्मीदवारों का चुनाव कैसा है होता है, एक उदाहरण दिया है। अमेरिका में उम्मीदवारों का चुनाव जो है, राजनीतिक दल के जो सदस्य और उनके जो समर्थक होते वो वोटिंग के जरिए अपना राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो तय करते हैं। लेकिन भारत में जो है, राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं, प्रमुख नेता, जो सेंट्रल कमेटी होती है उनकी, वही सामान्यतः उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। दूसरा पॉइंट है, तो पहला काम कौन सा हो गया, चुनाव लड़ना, ये राजनीतिक दलों का कार्य या काम है। दूसरा, अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम को जनता के सामने रखना, जिसे हम लोग चुनावी वायदे भी कहते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपने दल की नीतियां व कार्यक्रम को जनता के सामने रखती है। मतलब उनकी पार्टी जनता के लिए क्या करना चाहती है, कौन से प्रोग्राम बनाएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो वो करेंगे। आप लोगों ने पिछले बार आप लोगों ने देखा था 9th क्लास में, ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में, उसमें अब संस्थाओं के कामकाज में आपने देखा था कि वीपी सिंह, ठीक है, 1989 के इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत मंडल आयोग को लागू करेंगे, जो पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी उसके अंतर्गत। और तुरंत वो भाजपा के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बने, और बाद में उन्होंने तुरंत मंडल आयोग को लागू किया। जैसे उदाहरण के रूप में अभी मोदी जी ने, आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किस प्रकार से वादा किया था कि 370 कलम हम हटाएंगे, तो उन्होंने 370 कलम हटाया। कई सारे ऐसे वायदे थे, हालांकि पूरे वायदे ये पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहते हैं। तो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर एक दल अपनी नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं, और जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का, अपने तरफ लामबंद करने का, अपने तरफ एकत्रित करने का काम ये करते हैं। तो ये दूसरा काम है। तो अपनी नीतियां व कार्यक्रमों को जनता के सामने रखना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम है, देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाना। अभी मैंने विश्लेषण किया, वही पॉइंट है। कानून बनाते समय विधायिका में बहस होती है, जिसमें सभी दलों के निर्वाचित सदस्य अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। आमतौर पर हर पार्टी के सदस्य अपनी पार्टी के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं। पार्टी अध्यक्ष या पार्टी की जो भूमिका रहेगी वो वहां पार्लियामेंट में रखा जाता है, और उस प्रकार से वो अपना योगदान देते हैं। तो कानून निर्माण में भी ये राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहां विरोध करना है वहां विरोध करते हैं, जहां समर्थन करना है वहां समर्थन करते हैं। सरकार का गठन करना व उसे चलाना, ये तो इंपॉर्टेंट लक्ष्य ही है उनका, क्योंकि जिस दल को बहुमत होता है उस दल की सरकार स्थापित होती है, उसे हम लोग सत्ताधारी दल, रूलिंग पार्टी कहते हैं। और उसके बाद में ये रूलिंग पार्टी वाले लोग क्या करते हैं, उनके वरिष्ठ व अनुभवी जो सदस्य होते हैं उनको मंत्री बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम को लागू करने का ये काम करते हैं। मतलब जनता के सामने उन्होंने जो वायदे किए, बाद में सरकार में आने के बाद में उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से सरकार का गठन करना व उसे चलाना ये महत्वपूर्ण काम है। पांचवा है कि राजनीतिक दलों का विरोधी दल की भूमिका निभाना, जहां मैंने वो सरकार पर नियंत्रण रखना, यही पॉइंट है वो। तो चुनाव में बहुमत के अभाव के कारण जो दल सत्ता से बाहर होता है उसे विरोधी दल कहते हैं। सत्ताधारी दल किसे कहते हैं, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे सत्ताधारी दल, और जो बहुमत के अभाव के कारण सत्ता से बाहर होता है या सत्ता से दूर होता है उस दल को अपोजिशन पार्टी कहते हैं, विरोधी दल कहते हैं। विरोधी दल सरकार पर नियंत्रण रखती है, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करती है, क्रिटिसाइज करती है, टीकाएं करती हैं उसके ऊपर,
और सरकार के खिलाफ जनमत संग्रहित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बेटा, ये ध्यान रखिए कि विरोधी दल सरकार के खिलाफ जनमत संग्रहित कैसे करती है, या उसको एक शब्द है लोगों को लामबंद कैसे करती है। लामबंद मतलब अपने तरफ आकर्षित करना, इकट्ठा करना। तो वेरी सिंपल, जनता के गलत नीतियों को, जनता की असफलताओं को लोगों के सामने ये सभाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष जाकर उनसे मिल के सब, और कई सारे उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को ये बात बताया जाता है कि सरकार ने किस प्रकार की ये नीतियां गलत है, सरकार कैसी असफल रही है, और लोगों के मन में उस सरकार के खिलाफ विरोध या असंतोष की भावना निर्माण होती है, जिसके कारण वो लोग सरकार के खिलाफ जाते हैं और जो खिलाफ बोलने वाली पार्टी है उसके समर्थन वो करने लगते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं जनमत संग्रहित करना। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई एक सरकार 5 साल में अच्छा काम नहीं करती है तो दूसरे पंचवार्षिक योजनाओं में जब चुनाव आता है तो उस पार्टी को बदलकर नई पार्टियों को स्थापित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उस विरोधी पार्टी ने सरकार के खिलाफ अपने तरफ जनमत संग्रहित करने का काम किया, या लोगों को अपने तरफ लामबंद करने का काम किया। आवश्यकता पड़ी तो सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव भी दाखिल करती है। अगर विरोधी दल विधायिका में, चाहे वो राज्य विधायिका हो या सेंट्रल विधायिका हो, पार्लियामेंट हो, उसमें अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करती है, अगर वो बहुमत से पारित हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, त्यागपत्र देना होता है। तो इस प्रकार से सरकार पर नियंत्रण रखने का काम या विरोधी दल की भूमिका निभाने का काम भी ये राजनीतिक दल करते हैं। तीसरा है जनमत निर्माण करना। अभी मैंने बताया प्रत्येक राजनीतिक दल जनमत संग्रह करने के लिए अपने कार्यकर्ता, दबाव समूह, उनके कुछ दबाव समूह होते हैं, अलग अलग उनके संगठन होते हैं। जैसे भाजपा में आप लोग देखते हैं विश्व हिंदू परिषद है, भाजयुमो है, विद्यार्थी परिषद है, कांग्रेस में NSUI है, उनके मजदूर संगठन है, कई उनके संगठन है। ठीक है, हर एक पार्टियों के ऐसे संगठन, CPI CPM के कई सारे मजदूर संगठन है, इंटक है, आईटक है, कई सारे ऐसे है। उसके बाद में भारतीय मजदूर संघ, ये BJP की विचारधारा वाला है। धार्मिक क्षेत्र में भी उनके कुछ संगठन होते, उनको कहते हैं दबाव समूह। तो इनके जरिए ये लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। इसके लिए कई मुद्दों को उठाकर ये आंदोलन भी करते हैं। आंदोलन के कारण क्या होता है, लोग इनके तरफ आकर्षित होते हैं कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र की वो समस्या को उठाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, ताकि लोग फिर उन पार्टियों के तरफ झुक जाए। दैट इज द जनमत निर्माण करना, जिससे लोग उस पार्टी के बारे में अपनी राय बनाते हैं। इसी को हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं। सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना, ये आपको मैंने बताया अभी कि सरकार जो भी काम करती है, सरकार जो भी नीतियां बनाती है या योजनाएं बनाती है, उसे लोगों तक पहुंचाने का काम भी ये राजनीतिक दल करते हैं। सामान्यतः लोगों की सरकारी अधिकारी की अपेक्षा, देखिए प्यारे बच्चों, सामान्यतः लोगों की सरकारी अधिकारी की अपेक्षा पार्टी कार्यकर्ता से जान पहचान अधिक होती है, और इसलिए सरकार के कार्यक्रमों को पार्टी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाने का काम करते, मतलब कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाने का काम करते, इनडायरेक्टली राजनीतिक दल का ये काम है। और दलों को हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में उसको वोट नहीं देंगे, और इसीलिए राजनीतिक दलों को यह काम करना ही होता है। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक दलों के काम है बेटा, प्यारे बच्चों, प्रमुख काम है। 6-7 काम जो मैंने बताया है, चुनाव लड़ना है, अपने कार्यक्रम नीतियां जनता के सामने रखना है, कानून बनाना है, ठीक है, विरोध करना है, विरोधी दल की भूमिका है, सरकार पर नियंत्रण रखना है, उसके बाद में कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना है और जनमत निर्माण करना है। इस प्रकार के ये प्रमुख काम है। अभी हम लोग थोड़ा दूसरी बाजू देखेंगे। अभी हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए या किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक है। अब हम कल्पना करेंगे कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सभी उम्मीदवार स्वतंत्र व निर्दलीय इंडिपेंडेंट लोग खड़े होंगे। हर एक कोई उम्मीदवार खड़ा होगा, किसी पार्टी से कोई उनका संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, ये स्थिति होगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, कोई भी उम्मीदवार बड़े नीतिगत बदलाव के वायदे नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहा है। और जब सरकार मान लेते हैं बनेगी भी, तो हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र से चुन के आया है, तो उसमें एक वाक्यता कैसे होगी।
जिस क्षेत्र से जो व्यक्ति चुन के आया है, उन लोगों की समस्याएं अलग होगी, दूसरे क्षेत्र के किसी लोग की समस्या अलग होगी। वो अपनी समस्या को लेकर बात करेगा, ये अपनी समझ। तो उसमें ये लोग है चुनाव में लोगों को बहुत बड़े वायदे नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो सरकार में शामिल होगा या नहीं। इसलिए बड़े वायदे या बड़े कार्यक्रम या नीतियां जनता के सामने नहीं रख सकते। दूसरा है दलित सरकार, दलीय सरकार बनेगी लेकिन उसकी उपयोगिता संदिग्ध। मान लेते बाद में सरकार भी बनेगी लेकिन उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सभी लोगों में कोई भी निर्णय लेने के लिए एक वाक्यता नहीं होगी, नंबर एक। दूसरा, सामूहिक रूप से निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा, और इसलिए ऐसी सरकार की उपयोगिता फिर देश के लिए क्या काम की है? जो सही निर्णय नहीं ले पाए, उसमें एक वाक्यता नहीं होगी, और एक वाक्यता नहीं होगी तो निर्णय करना कठिन हो जाएगा, निर्णय ही नहीं होंगे। और निर्णय ही नहीं होंगे, अगर कोई योजना लागू करना है दक्षिण भारत के लिए तो उत्तर भारत वाले के प्रतिनिधि बोलेंगे कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ करना है तो बोलेंगे वो नहीं, या कोई विशेष समुदाय के पिछड़े हुए जातियों के लिए कुछ करना है तो उच्च वर्ग के लोग कहेंगे कि उनके लिए क्यों करना है, सबके लिए करो। कई सारी ऐसी समस्या आएगी। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कि राजनीतिक दल नहीं होंगे और लोग प्रतिनिधि चुन के आएंगे और उसकी सरकार भी बन जाएगी, लेकिन उन सरकार को निर्णय, नीतिगत फैसले लेना या उसकी उपयोगिता जो है वो संदिग्ध हो जाएगी। वो ज्यादा क्या कहेंगे हम लोग, मददगार, या जिसे हम लोग कहते हैं देश के लिए एक कारगर सरकार के रूप में वो काम नहीं कर पाएगी। उस दृष्टि से वो संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए कामों के लिए जवाबदेही होंगे। अभी उसमें क्या होगा, अगर सरकार में कोई व्यक्ति अगर मंत्री बना भी तो वो पूरे देश के लिए थोड़ी जिम्मेदार रहेगा, वो केवल अपने क्योंकि वो अपने जनता को वायदे दे के आए हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों से उसे कोई संबंध है, क्योंकि दल का संबंध ही नहीं है, हर कोई इंडिविजुअल है। और इसलिए वो केवल अपने निर्वाचित प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र के कामों के लिए जवाबदेह होंगे। देश कैसे चले इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं। हर कोई प्रतिनिधि केवल अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचेगा, उनके हितों के बारे में सोचेगा, देश के बारे में, क्योंकि वो राजनीतिक दल है ही नहीं है, केवल इंडिविजुअल गया है, इसलिए वो उसके बारे में सोचे उसे क्या करना है, यूपी के बनारस का क्या करना है, ठीक है। अगर कोई भुसावल का प्रतिनिधि है तो वो भुसावल के बारे में सोचेगा कि मेरे लिए, मेरे भुसावल के जनता के लिए क्या करना है, यही सोचेगा। उससे कोई मतलब नहीं जम्मू कश्मीर या केरल या राजस्थान के किसी क्षेत्र के बारे में। तो इसलिए इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और अंतिम निर्णय है बेटा, अब जो प्रावधान है, सामूहिक निर्णय लेना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हितों की बात करेंगे, अपने अपने क्षेत्र की ही बात करेंगे, ठीक है। और इसलिए ऐसे समय में एक सामूहिक निर्णय लेना, एक नीतिगत फैसला लेना इनके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। और इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या आवश्यक है कि किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था के लिए, किसी भी देश के शासन व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, क्या उसमें कोई आदर्श स्थिति है या नहीं है, उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो सामान्यतः कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? तो लोकतंत्र में लोगों को राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता होती है, हर कोई राजनीतिक दल बना सकता है। अभी तो भारत में कितने सारे, लगभग 3000 तो दल ऐसे बने हैं जो कोई रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, और कुछ नाम के लिए है। भारत में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। इलेक्शन कमीशन है भारत का, स्वतंत्र आयोग है ये, जिस पर विधायिका कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। एक बार अगर इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना हो जाती है, राष्ट्रपति मतलब उसको पद पर नियुक्त किया जाता है, बाद में उसको पद से निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो भारत में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करता है। वर्तमान में लगभग 700 दल पंजीकृत है, लेकिन हर पार्टियां चुनाव में गंभीर चुनौतियां नहीं देती है। कुछ पार्टियां नाम के लिए, कुछ तो एक अकेले व्यक्ति की भी पार्टी है, कुछ 10-15 लोगों की पार्टी है, बहुत ज़्यादा उनके सामने मतलब उनके पीछे जनसमर्थन नहीं है, ऐसे कई सारी पार्टी है। आजकल अगर किसी पार्टी में किसी को नहीं बना तो वो तुरंत बाहर निकल नई पार्टी बना लेता है। अभी राजस्थान का उदाहरण आप लोगों ने देखा, ठीक है, किस प्रकार से वहाँ पर, ठीक है, पायलट जी ने कैसा किया आप लोग देखते हैं। एमपी में आप लोगों ने देखा माधवराव सिंधिया जी ने पार्टी से अलग होकर क्या किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष शरद पवार जी ने 2004 में, माफ़ कीजिए, हाँ 1999 में शायद, 90 में शायद, ठीक है, अभी मुझे ईयर पता नहीं है, हम आगे हम लोग देखेंगे। तो
सोनिया गांधी से मतलब कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने बाद में अपना दल अलग बनाया और बाद में कांग्रेस को ही समर्थन देके सरकार में शामिल हो गए और आज भी वो महाराष्ट्र में शामिल है। तो इस प्रकार से ये है। तो लेकिन हर पार्टियां चुनाव में गंभीर चुनौतियां नहीं देती, मतलब स्ट्रांग पार्टी नहीं है। अब ये भारत में देखिए आज की स्थिति वैसी है कि सेंटर में कोई क्या कहते हैं स्ट्रांग अपोजिशन न होने के कारण और बीजेपी को स्वयं अकेले बहुमत होने के कारण हर कोई निर्णय धड़ाधड़ वो ले रहे हैं, ठीक है। और उसको रोकने के लिए टोकने के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन जैसा होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को अगर हमें जिंदा रखना है तो स्ट्रांग अपोजिशन की आवश्यकता होती है, वैसा नहीं है क्योंकि वही बिखरे हुए हैं सब, उनकी आपस में नहीं जमती है। तो स्ट्रांग विकल्प नहीं रहा अभी और इसीलिए ही ये समस्या आ रही है। गिनी चुनी पार्टियां ही सरकार बनाती है। हमारे भारत में देखिए गिनी चुनी पार्टियां ही सरकार बनाती है। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर कार्यकाल 45-50 साल तो कांग्रेस ने शासन किया। एक बार जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट आ गया 1977 में, बाद में 1989 में फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल की जो भाजपा का समर्थन से आ गई, बाद में फिर चंद्रशेखर जी आ गए, वो उनकी पार्टी के थे। फिर इंदिरा कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, ये सारे वो वहाँ पर बने। उसके बाद में फिर कांग्रेस की नरसिंह राव जी की गवर्नमेंट आ गई। फिर पहली बार 1996 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 2004 में फिर से मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, जो 10 साल रहे 2014 तक 4 से, और फिर 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार आ गई। तो इस प्रकार की गिनी चुनी पार्टियाँ ही हमारे देश की, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ताएं बनी हैं और राज्य की भी बहुत कमोबेश वही स्थिति है, ठीक है। तो हर एक राज्य में वही पार्टियां अदल बदल के, कोई अन्य पार्टियां कोई ज़्यादा नहीं है, एक दूसरे ऐसे हो सकते हैं। जैसे आसाम गण परिषद एक नई पार्टी उभर कर आई थी उस समय प्रफुल्ल महंतो के नेतृत्व में, तब उन्होंने वहाँ सरकार बनाई थी, लेकिन आज वो पूरी कमज़ोर हो गई। तो इस प्रकार से ये है। विश्व के कुछ देशों में एक दल की सरकार बनाने के चलन के अनुमति भी है, ठीक है। कुछ देशों में एक ही दल की सरकारें होती है, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वहाँ हालांकि चीन में अन्य दल स्थापित करने की अनुमति है, लेकिन उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही तय करती है कितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो ऐसे देशों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है। अगर जिस देश में एक ही दल होता है तो उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अर्थ मतलब एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करके चुनाव लड़ना, ताकि लोगों के सामने विकल्प हो, पर्याय हो। ये दल अच्छा नहीं लगता है तो हम इसे चुनेंगे, ये दल अच्छा नहीं लगेगा तो इसे चुनेंगे। दैट इज द माफ कीजिए विकल्प। किसी भी शासन व्यवस्था में कम से कम 2 दल होने चाहिए और लोकतंत्र में तो 2 दल मिनिमम होने ही चाहिए। वैसे लोकतंत्र की द्विदलीय व्यवस्था एक थोड़ी बहुत मात्रा में आदर्श व्यवस्था मानी जाती है। सामान्यतः हम राजनीतिक व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था में वर्गीकृत करते हैं। तो तीनों की विशेषताएं हम लोग तुलनात्मक देखेंगे प्यारे बच्चों। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे। देखिए एक दलीय व्यवस्था वेरी सिंपल, उसी में अर्थ एक दलीय मतलब जिस देश में केवल एक ही दल या जिस राजनीतिक व्यवस्था में या शासन व्यवस्था में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दल होता है उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना। जिस देश में 2 दल होते हैं उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था जिस देश में अनेक दल होते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, दैट इज द मतलब भारत। दूसरी विशेषता देखिए, प्रतिद्वंद्विता की स्वतंत्रता अनुमति नहीं थी। जहाँ एक दलीय व्यवस्था में प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, क्योंकि एक ही दल चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा उम्मीदवार ही नहीं होता है तो प्रतिद्वंद्विता ही नहीं होगी उसमें, मतलब कंपटीशन नहीं होगी, एक ही दल चुन के आएगा। लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में मजबूत चुनावी प्रतिद्वंद्विता होती है, क्योंकि वहां पर 2 ही विकल्प है, ये नहीं तो ये, इसलिए स्ट्रांग अगर कोई विकल्प है तो वह द्विदलीय व्यवस्था में, ठीक है। तीसरी इसमें देखिए बहुदलीय व्यवस्था में कभी एक दल की सरकार बनती है तो कभी गठबंधन वाली सरकार बनती है। यहाँ होती है मजबूत, लेकिन हर एक क्षेत्र से अलग अलग पार्टियां चुन के आती है, इसलिए बहुमत नहीं मिलता है और इसीलिए यहाँ पर कोई मजबूत विकल्प हम नहीं कह सकते। अभी पिछले 30 साल से हमारे देश में वही हो रहा था, 25-30 साल से 1989 से लगभग, ठीक है, 2014 तक यही स्थिति थी भारत में। कभी भी सरकार कोई किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अन्य पार्टियों के सहयोग से ही गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट ही चली है, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो। और एक तीसरा मोर्चा हमारे देश में है जो वामपंथी दल मोर्चा या वाम मोर्चा कहा जाता है। ये 3 राजनीतिक जो गठबंधन हम कहते हैं भारत में, नंबर 1 यूपीए, ठीक है,
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है कांग्रेस के नेतृत्व में, और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो भाजपा के नेतृत्व में, और तीसरा जो है वाम मोर्चा जिसमें सीपीआई, सीपीएम और बाद में कुछ पार्टियां उसमें हर इलेक्शन में जुड़ जाते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं। वैसा ही एनडीए यूपीओ का है, लेकिन मैक्सिमम पार्टियां वही रहती है। तो इस प्रकार की ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता देखिए, निरंकुश या तानाशाही के लक्षण। तो एक दलीय व्यवस्था में सामान्यतः वहां दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होता, उसको रोकने टोकने वाला ही नहीं होता है, तो मन मर्जी से वहां डिसीजन ली जाती है। इसलिए लगभग उस शासन को एक तानाशाही लक्षण प्राप्त होता है, तानाशाही रूप प्राप्त होता है। दूसरे, इसमें पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां दो ही विकल्प है, किसी न किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार, यहाँ कभी गठबंधन सरकार बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए इसको लगभग लोकतंत्र के लिए आदर्श सिस्टम माना जाता है, या आदर्श व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था को। लोगों के सामने कई सारी विकल्प होते, यहाँ पर तो कई सारे विकल्प होते हैं, इसलिए हर एक क्षेत्र से लोग अलग अलग अपने क्षेत्रीय आधार पर लोगों को चुनते हैं, और फिर बहुमत नहीं मिलता है और वहाँ खिचड़ी गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और उसमें कई सारी समस्याएं भी आती है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। लोकतंत्र के खिलाफ होते, सामान्यतः एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के खिलाफ होती, क्योंकि अगर वह लोकतंत्र होता तो कम से कम दो दल होते, क्योंकि लोकतंत्र का पहली विशेषता है कि मतलब क्या है कि चुनाव में विकल्प होने चाहिए, मतलब हर एक दलों को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव वहां होना चाहिए। तो यहाँ पर दल ही नहीं तो चुनाव, और इसलिए हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहेंगे, तो इसलिए ये लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं। यहाँ पर नीतिगत फैसले लेना आसान होता है, क्यों नीतिगत फैसले लेना आसान होता है? वेरी सिंपल, क्योंकि वहां मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, बहुमत वाली सरकार बनती है, जो भी बनेगी किसी भी पार्टी की बनेगी, बहुमत वाली सरकार ही बनेगी द्विदलीय व्यवस्था में, और इसलिए यहाँ नीतिगत फैसले लेना होता है। और इसमें देखिए बहुदलीय व्यवस्था में छोटी पार्टियों को सत्ता में भागीदारी करने के अवसर मिलते हैं, और इसके कारण क्या होता है, छोटी पार्टियां फिर मुख्य पार्टी पर दबाव डाल के अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे 1996 में बीजेपी को, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को वैसे ही किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता थे चंद्रबाबू नायडू और जयललिता, उन्होंने वैसा ही काम किया था, और काफ़ी मात्रा में अपने राज्य के लिए वो सहयोग लेके गए थे। झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है और उनको मानना ही पड़ता है, नहीं मानेंगे तो वो अपना सपोर्ट वापस लेते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है। तो इस प्रकार से एक समझौतों की राजनीति वहाँ शुरू होती है, दबाव तंत्र की राजनीति शुरू होती है। उदाहरण चीन, एक दलीय व्यवस्था वाला उदाहरण जो चीन है। द्विदलीय व्यवस्था वाली और एक विशेषता देखिए, लोगों के सामने मजबूत विकल्प होते हैं। डेफिनेटली दो ही पार्टी है, इसलिए अगर ये पार्टी पसंद नहीं तो वो अगले चुनाव में इसने गलत काम किया, तो ये तो मजबूत विकल्प होते हैं, ठीक है। और बहुदलीय व्यवस्था में सामान्यतः मजबूत विकल्प होते, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय महत्व ज़्यादा होने के कारण बहुमत वाली सरकार नहीं बनती है, और इसके कारण समस्या आती है। द्विदलीय व्यवस्था में वादों की पूर्तता बिल्कुल की जाती है, क्योंकि करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में ऑटोमेटिकली उसको वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए वहाँ की सरकार ज़्यादा सक्रिय होती है, और जनता के प्रति जवाबदेही ज़्यादा होती है, और उत्तरदायी ज़्यादा होती है। उदाहरणार्थ ब्रिटेन व अमेरिका। अब हम देखेंगे तीनों में खामियां क्या है। ये तानाशाही के लक्षण दिखाई देते हैं। केवल दो ही पार्टियों की सरकार बनाने का अधिकार, अन्य को नहीं। अभी इसमें क्या होता है, लोगों के सामने केवल दो ही विकल्प है, अगर दोनों पार्टियां पसंद नहीं तो तीसरा विकल्प ही नहीं है लोगों को, ठीक है। मजबूरी में किसी न किसी एक पार्टी को चुनना ही है। तो ये एक इसकी खामियां कह सकते हैं हम लोग। और बहुदलीय व्यवस्था की खामियां देखिए, राजनीतिक अस्थिरता की संभावना अधिक होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि बहुमत नहीं मिलती है किसी दल को, इसके कारण वहां पर गठबंधन सरकार बनती है, और गठबंधन सरकार में हमेशा दबाव, समझौते और तोलमोल की राजनीति होती है। तोलमोल मतलब वही आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो समझौतों की राजनीति शुरू होती है, तो ये एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता रहती है, और इसमें फिर स्ट्रांग निर्णय नहीं ले सकते हैं, नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते। अगर उस पार्टी को वो फैसला मंजूर नहीं है तो उसको वैसा ही रखना पड़ता है। तो इसके कारण ये समस्या आती है, ये खामियां हैं। दूसरी खामियां देखिए, लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। एक दलीय व्यवस्था में केवल एक ही दल होने के कारण दूसरा विकल्प ही नहीं है। और इसमें क्या है, तीसरा विकल्प नहीं, केवल दो ही विकल्प है। अगर दोनों पसंद नहीं तो तीसरा विकल्प ही नहीं है, इसलिए लोगों को दो में से एक को चुनना ही चुनना है,
ठीक है। और इसमें अभी मैंने बताया था कि नीतिगत फैसले लेना कठिन, क्योंकि बहुमत वाली सरकार बहुत कम चांसेस में बनती है और इसके कारण वर्तमान समय में वही स्थितियां थी, लेकिन अभी 2014 और 2019 के चुनाव में स्थितियां बदली है। अभी बहुमत वाली सरकार बनी है और इसलिए बहुत ही स्ट्रांग नीतिगत फैसले अभी लिए जा रहे हैं। जनता को सीमित अधिकार होते एक दलीय व्यवस्था में, और यहाँ पर तो पूरे अधिकार दिए जाते हैं द्विदलीय व्यवस्था में। अक्सर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होता है बहुदलीय व्यवस्था में। भारत में आप लोग जानते हैं तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, सीपीएम तो राष्ट्रीय पार्टी है, ये शिवसेना, राष्ट्रवादी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी, जनता दल, बिजू जनता दल ऐसा है केवल एक राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से, लेकिन उनके एमपी लगभग 20-25 एमपी, 15-20 एमपी रहते ही रहते। तो 15-20 एमपी बोले तो बहुत बहुत महत्व होता है। उसी प्रकार से डीएमके, ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो जयललिता की पार्टी थी, एआईडीएमके, एडीएमके, ऐसे पार्टियां वहाँ की है। तो इन सबका एक इसमें भी देखिए आप लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, ठीक है, वहाँ पर भी राजा रेड्डी, माफ़ कीजिए, चंद्रशेखर, ठीक है, डी चंद्रशेखर, उनकी भी वही स्थिति है। तो ये सब लोग सेंट्रल पर भी दबाव डालते हैं, क्योंकि इनके 15-20 एमपी होते हैं। बीएसपी, वो भी भला ही नेशनल पार्टी हो, लेकिन उनके एमपी अभी फिलहाल शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, नेशनल फ्रंट, उसके बाद में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक, ऐसे कई सारी पार्टियां हैं। दलों के बीच तोलमोल और शर्तों का बाजार और समझौतों की राजनीति शुरू होती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बहुदलीय व्यवस्था का, दलों के बीच में सत्ता के लिए तोलमोल। आपने देखा महाराष्ट्र में जब 3 पक्ष की सरकार बनी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, तब उन्होंने कितने दिन लगाए, मतलब चुनाव होने के बाद में उनको 1 महीना लगा सरकार स्थापित करने के लिए। हर चर्चा, ये चर्चा वो, उसमें क्या हुआ, तोलमोल, किसके कितने मंत्री बनेंगे, कौन मंत्री बनेगा, ये सारे तोलमोल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजनीति शुरू होती है। और अच्छा हो गया, लाइट भी गई प्यारे बच्चों, और हमारा ख़त्म भी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यही रुकते हैं कि आज हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें देखे हैं कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के काम क्या है, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या स्थितियां हो सकती है, और लास्ट में हमने देखा कि किसी भी देश को कितने राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। तो उसमें एक दल, द्विदल और बहुदलीय व्यवस्था की विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। बाकी हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके उत्तर अंदर है। तब तक के लिए